हेलो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर के लास्ट अटेम्प्ट यानी एग्ज़ाम हमें देते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम को। ओके, एक एक पॉइंट पर बात करूँगा। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो और ये आज मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है वीडियो क्योंकि 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, कम से कम उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए एग्ज़ाम से पहले पहले, क्योंकि 1-2 दिन तो लग ही जाता है। लोग मतलब तुरंत नहीं देख पाते कुछ स्टूडेंट, तो 1-2 दिन लग जाता है वीडियो लोगों तक पहुंचने में। तो एग्ज़ाम से पहले पहले आप तक पहुंच जाए, इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कुछ और बातें। देखिए, आपने जो तैयारी की है उस पर आपको विश्वास रखना है। जो भी आपने पढ़ा है, जितना आपने मेहनत की है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो उस पर विश्वास रखना है और हड़बड़ी में एग्ज़ाम नहीं देना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, जैसा भी होगा एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है और ज़्यादा जल्दबाजी में एग्ज़ाम नहीं देना है, घबराना नहीं है वहाँ पर। और आराम से नॉर्मली जैसे आप घर पर पढ़ते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, वैसे ही सेम चीज़ें वहाँ पर होती है। हेल्प करने के लिए आपके लिए वहाँ पर होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर वाले होते हैं। जो भी दिक्कत होती है वो आराम से आपको बता देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप पहली बार भी दे रहे हो तो आराम से जाओ एग्ज़ाम देने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आपको घबराना नहीं है। जो आपने तैयारी की है उस पर विश्वास रखना है और बस उसको जब तक एग्ज़ाम है आप अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम देते समय क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यही बात मैंने बोली है अभी, जो बताइए इस पॉइंट पर मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम देते हुए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे आप पहला क्वेश्चन, जब आप 1-2 क्वेश्चन देखते हो और अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन भारी दिख जाए, हार्ड क्वेश्चन मिल जाए या दिख जाए, तो आप जो है घबरा जाते हो। मतलब जो बच्चा मेहनत करके जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको लगता है कि यार इस बार करना ही है, तो वो ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं एग्ज़ाम को कि बस मेरे को एग्ज़ाम करना ही है। मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और भारी क्वेश्चन को देखते ही, टफ क्वेश्चन को देखते ही थोड़े से घबरा जाते हैं, मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमने भी बहुत एग्ज़ाम दिए, अभी भी मैं देता हूँ। तो इन चीज़ों से आपको बचना है कि अगर क्वेश्चन भारी मिल रहे तो उसको स्किप कर देना है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा तैयारी में है अभी कंपटीशन में, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी बहुत से लोग होते हैं जो केवल एग्ज़ाम देने जाते हैं, मतलब किस तरह से एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब इस तरह से जाते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो तो अपना नॉर्मल रहते हैं, है ना। लेकिन वो बंदा जो बहुत ज़्यादा तैयारी कर चुका है, उसको लग रहा है कि यार मैं कर लूँगा इस बार, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो उसको घबराना नहीं है, आराम से करना है। क्वेश्चन अगर भारी मिल रहे हैं, नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने एक एग्ज़ाम था, 1 मिनट लूँगा आपसे, UPSI का एग्ज़ाम था। उसके लिए मैंने, अभी पिछले साल की बात है, मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने जॉब करते हुए भी अच्छे से तैयारी की, बहुत ज़्यादा पढ़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। 1 महीने पहले, क्योंकि समय नहीं मिलता, तो 1 महीने पहले ही मुझे टाइम मिला, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा और तैयारी अच्छे से कर ली मैंने। उस समय मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, हॉस्पिटल में भी था, मैं एडमिट रहा 8 से 10 दिन। वहाँ पर भी मैंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं, मैं पढ़ते रहा। मतलब एक तरीके से ये था कि यार एग्ज़ाम कैसे न कैसे करके निकालना है, अच्छे से तैयारी करनी है। अब बहुत ज़्यादा सीरियस मैंने उसको ले लिया एग्ज़ाम को, मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर ली। 1 महीने में जितनी भी हो सकती थी मेरे से, जितनी कैपेसिटी उतनी मैंने पढ़ा, पूरी रात पढ़ा, दिन में जब टाइम मिला मैं जब पढ़ा।
अब एग्ज़ाम देते समय मेरे को ऐसा ही हुआ कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस था, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, ये था कि यार पढ़ाई तो ठीक ठाक है, बस एग्ज़ाम ठीक ठाक हो जाए कि ज़्यादा टफ ना मिले। और जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठा, शुरू के क्वेश्चन 2-4 मेरे को भारी मिल गए, टफ मिल गए, या मैंने रिव्यू देखा, एनालिसिस देखा, उसमें भी बोले जा रहे, काफ़ी लोग बता रहे थे कि यार एग्ज़ाम बहुत टफ आ रहा है, बहुत टफ। तो वहाँ से मैं डिमोटिवेट हो गया। फिर एग्ज़ाम में जाकर के बैठा तो और मेरे को ज़्यादा मतलब डिमोटिवेशन और ज़्यादा फील हुआ। इस चक्कर में और जल्दबाजी के चक्कर में मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल भी सही नहीं गया। जब आंसर की आई और मैंने मिलाई तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए जो मतलब एक वो बंदा भी कर देगा जो जिसने कंपटीशन की अभी अभी शुरुआत की है, कंपटीशन पढ़ना स्टार्ट किया है, कंपटीशन का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी कर देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे से गलत हुए वहाँ पर, क्योंकि मैंने उसको सीरियसली ले लिया ज़्यादा, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, हेजिटेशन में चीज़ें गलत हो गई। कट ऑफ से थोड़े बहुत ही नंबर जो है कम रह गए थे मेरे। खैर कोई बात नहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आराम से एग्ज़ाम को देना है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। अब निगेटिव मार्किंग से बचना है या नहीं बचना, देखिए अगर जैसे 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास A B C D, अगर आपको लगता है कि यार इन चारों ऑप्शन में मेरे को नहीं पता कौन सा रहेगा, तो आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता, आपको लग रहा है या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तब आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। कोई मतलब दोनों में से एक आंसर आपको देना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना यही है कि अगर आपको लगता है कि यार इन दोनों में से ही आंसर आ सकता है तो उस क्वेश्चन को आप करिए, ठीक है। स्किप करने से बेहतर रहेगा कि आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से जब बचना है, आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता तो उसको छूना भी नहीं है, आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल भी आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना ही बचना है। जब लगे कि यार 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सा हो सकता है, तभी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वाला, जहां पर आपको डाउट हो। ओके, अब किस सब्जेक्ट में कितना मतलब कितने क्वेश्चन आपको करनी चाहिए? 4 ही तो सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है, सॉरी। तो इसमें आप देखिए प्लान आपने बना रखा होगा पहले से ही, किस सब्जेक्ट में कितने करने हैं। एक बार मैं भी आपसे जो डिस्कस कर लेता हूँ। रीजनिंग और जीएस हो गया आपका, और साथ में इंग्लिश, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है। अगर रीजनिंग थोड़ी टफ आई, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी रीजनिंग टफ पूछ लेता है, तो इंग्लिश थोड़ी इजी टू मॉडरेट लेवल की रहती है। कभी कभी रीजनिंग आसान होती है तो इंग्लिश थोड़ी टफ हो जाती है। यानी दोनों में से मोस्टली देखा गया है एक ना एक चीज़ें हल्की भारी रहती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर रीजनिंग आपको हल्की दिखे तो आपको जितने क्वेश्चन मतलब टाइम दे देना है। अगर लगे कि यार ये हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा क्वेश्चन, तो उसको आप टाइम दे दो। यानी 45 से तो प्लस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। रीजनिंग में समय दे दो, आप इसमें दे सकते हो 45 से 50 मिनट तक का आप समय आराम से दे सकते हो। और एग्ज़ाम देते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्पीड से तो करेंगे, लेकिन हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप इतने भी करते हो, इजी भी हुआ तब भी आप 40 प्लस तो करें। टफ भी हुआ, मैंने कहने का मतलब ये कि 37 से 40 तो आराम से कर लोगे अगर टफ हुआ तो रीजनिंग में। और अगर इजी हुआ तो 40 टू 45 तक आप कर सकते हो। इतने तो आपको करने ही है। अगर आपको लगा इजी है तो आप समय ज़्यादा दे सकते हो, 45 की जगह 50 मिनट भी आप दे सकते हो। और टफ रहा तो वहीं पर आप क्वेश्चन को स्किप करोगे तो आप समय कम दोगे, 40 मिनट दोगे, मान लो 40 मिनट यहाँ पर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज़ें है, आपको समय बचाना ही है। अगर रीजनिंग टफ लगे तो छोड़ देना है, क्वेश्चन पर अड़े नहीं रहना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन समय लेगा, 1-2 मिनट इसमें लग जाएगी, तो छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। उस क्वेश्चन को करो जो देखते ही आंसर आ रहा है, जिसका यानी 30 सेकंड के अंदर अंदर या 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चन को करो। कुल मिलाकर के आपको समय के अनुसार करना है।
इससे ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। जीएस आपकी 10 मिनट समय लेगी, जीएस 10 मिनट में हो जाएगा। 30 के आसपास तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, इतनी तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप इतने अटेम्प्ट कर लो, 25 to 30 के आसपास। अब इंग्लिश की बात आती है। अब इंग्लिश में तो देखिए, पहला आपको पर्पज़ यही होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। पूरे 100 के मतलब 200 के 200 क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, यानी वहाँ तक आपको पहुँच जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो पूरे क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो, समझो वहीं पर बाहर हो जाते हो। तो इंग्लिश में आप पूरे के पूरे मतलब पूरे क्वेश्चन देखने हैं, सारे के सारे 200 के 200। तो इंग्लिश में कम से कम 70 से 80 के बीच में आपको अटेम्प्ट इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं है, इतना अटेम्प्ट आपके पास होना चाहिए। 1 मिनट रुकेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है यार, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अभी और थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग अगर टफ हुई तो आप क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ोगे, वहाँ पर अड़े नहीं रहोगे, क्योंकि ये जो आप समय बचा रहे हो ये यहाँ पर फ़ायदा आपको देगा। इंग्लिश में इंग्लिश आपको फिर इजी मिलेगी, टफ नहीं मिलेगी। और आपको लगता है यार रीजनिंग ठीक है, नॉर्मल है, इजी टू मॉडरेट है, तो आप इसको समय दो रीजनिंग को, ठीक है। यहाँ पर आप 50 मिनट तक का समय दे सकते हो, आराम से करो, 40 से 45 के आसपास अटेम्प्ट करो, है ना, क्योंकि यहाँ पर चांस ज़्यादा होते हैं सही क्वेश्चन होने के, गलती कम होती है। तो इस पर समय देना है आपको। जीएस में तो यार आपको 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने। बाकी इंग्लिश में अगर इजी रही तो 80 तक आप जा सकते हो, और थोड़ी मॉडरेट रही तो 70 के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका। और पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है ये भी एक मेन मुद्दा है। पहले आप वो सब्जेक्ट करो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आप करते हुए आ रहे हो। मैं तो जनरली पहले क्या करता हूँ, रीजनिंग करता हूँ, उसके बाद जीएस वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। मैथ होता है तो मैथ करता हूँ। तो जो कैलकुलेटिव वाला सब्जेक्ट है उसको 1 मिनट उसको मैं पहले अटेम्प्ट करता हूँ। तो यहाँ पर केवल रीजनिंग है कैलकुलेटिव, उसके बाद पहले आप रीजनिंग कर सकते हो, उसके बाद जीएस और इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। या आप जैसे अटेम्प्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट वगैरह में वैसे आप फॉलो करना, वहाँ पर जैसे मॉक टेस्ट में करो वैसे ही फॉलो करना। आप ज़्यादा इधर उधर चीज़ें मत करना, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, ठीक है। और उसके बाद जो है ओवरऑल कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए, तो यहाँ पर लगभग कितने हो रहे हैं, 140 के आसपास, है ना। अगर मैं मिनिमम स्कोर देखूँ यहाँ पर अटेम्प्ट 140, और यहाँ पर अगर मैक्सिमम माने तो ये हो जाएगा 125 यानी 155। तो 140 से मिनिमम 155, यानी कहने का मतलब ये है कि 150 प्लस अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपके कम से कम 140 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए। इतने अटेम्प्ट करो कि 100, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 140 या आप 130 से 150 तो आपके मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि 130 भी होंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। मैं तो यही मानूंगा कि 140 से आपके ऊपर ही मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड नहीं रहना है, उसमें कुछ नहीं पता किसके कम हो जाए किसके बढ़ जाए, ठीक है। तो जनरली 140 प्लस होने चाहिए, सेफ स्कोर रहेगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए प्री की जो कट ऑफ है वो पिछली कट ऑफ के आसपास ही रहने वाली है, ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, ओके। लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है वो पिछली कट ऑफ से काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो है आपका जो स्किल टेस्ट है वो जल्दी लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले दिया गया है, एक साल के बाद स्किल टेस्ट हुआ है, वैसा इस बार नहीं होगा। तो 4-5 महीने में ही आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, जिसमें ज़्यादातर बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कट ऑफ पिछले साल की अपेक्षा कम रहेगी, ओके। वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी भी ज़्यादा है लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो वैकेंसी से उतना ज़्यादा असर नहीं होगा जितना आपके एग्ज़ाम के लेवल से होगा। पहला तो ये एग्ज़ाम का लेवल रिटन का, फिर दूसरा स्किल टेस्ट का लेवल। अगर स्किल टेस्ट इजी होता है
और ज़्यादा समय दिया जाता है बच्चों को, तो फिर से कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। लेकिन इस बार चांस है कि स्किल टेस्ट समय पर हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको, 4-5 महीने का समय मिल सकता है, और थोड़ा लेवल भी ठीक ठाक रखेंगे वो। ओके, हो सकता है ऐसा, लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन एग्ज़ाम स्किल टेस्ट जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कट ऑफ कम मिलेगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी कट ऑफ आप कह सकते हो, अभी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ कि 140 के आसपास आपकी कट ऑफ मतलब सेफ रहोगे ग्रेड डी की बात करूँ तो। बाकी एग्ज़ाम होने के बाद आपको फाइनल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो मेरा अनुमान यही है कि 140 से 150 के बीच में आप बिल्कुल सेफ रहोगे, ठीक है। कोई आपको नहीं रोक पाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ओके, एक्सपेक्टेड है। कुछ लोग बोलोगे कि आपको कैसे पता, आपने एग्ज़ाम पहले ही मतलब प्रेडिक्ट कर ली। प्रेडिक्ट नहीं मतलब कुछ लोग बोल देते हैं यार आपको कैसे पता एग्ज़ाम हुआ नहीं, एग्ज़ाम का लेवल नहीं पता, क्या कैसा एग्ज़ाम आएगा। तो मैं ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ जैसा मुझे लग रहा है। ओके, किस तरह से एग्ज़ाम आ सकता है और उस हिसाब से कट ऑफ कैसे कितनी जा सकती है। ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। कभी आप रिटन एग्ज़ाम की बात, रिटन एग्ज़ाम की तो वही जाएगी जो पिछली कट ऑफ गई है, उसके ही थोड़ा आसपास रहेगी, ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी एग्ज़ाम देने के बाद मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।